हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर की जो प्रॉब्लम थी, जो एग्जांपल थे, वो हमने आपको सॉल्व करा दिए थे। तो आज की क्लास भी क्वेश्चन आंसर पे होगी। तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि चैप्टर फिनिश होने के बाद जो क्वेश्चन गिवन होते हैं, उनमें भी कई बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, यानी कि मेडिकल वगैरह में, जो नीट के एग्जाम वगैरह देते हैं, उनमें ये एज इट इज उठ कर आ जाते हैं ऐसे केस। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज एक वीडियो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर बेस्ड आज बनाई है। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 1, ठीक है। देखिए, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज हम आपको मिनिमम मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1.1, ठीक है। ये वीडियो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो मैं हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन रीड करूँगा और इंग्लिश में भी, ठीक है। बस आपको ध्यान देखना है कि आपका क्वेश्चन वही है या चेंज है, क्योंकि हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी और इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरी बात, कई जगह क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ मिसिंग होती हैं। पुरानी एनसीईआरटीज़ में वो गिवन होता है, नई में वो गिवन नहीं होता, गलती से मिसप्रिंट हो जाता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.1, देखिए आपके 1.1, 1.2 इस तरह गिवन है, मैं ओनली 1 बोलूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो आपको दिए गए हैं उनका आपको मोलर मास निकालना है। क्या क्या दिया गया है? H2O दिया गया है, एक दिया हुआ है CO2 और एक दिया हुआ है आपको CH4, ठीक है, एक दिया हुआ है आपको CH4। इनका आपको मोलर मास निकालना है, यानी कि आपको मोलर द्रव्यमान इनका निकालना है, 1 मोल का द्रव्यमान। चलिए बच्चों निकालते हैं। मैंने आपको बताया था मोलर मास और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है, केवल यूनिट का डिफरेंस होता है, बाकी एज इट इज वैल्यू आती है। यूनिट ग्राम में आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोलर मास, ठीक है। आपका मोलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास पूछा है, सॉरी आपका मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मोलर मास नहीं पूछा। मॉलिक्यूलर मास में यूनिट एमयू में आ जाएगी और मोलर मास में ग्राम में आ जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान पूछा है, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान में अपन लास्ट में यूनिफाइड लगा देंगे या एमयू लगा देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी कि 16 होता है, एक ही ऑक्सीजन है आपके पास, तो 16 लिख दिया। तो टोटल आपके पास ये आ जाएगा 16, 2 × 2 16 18। अगर आपसे मोलर मास पूछे तो ग्राम लगा दो, लेकिन आपके यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो एएमयू आ जाएगा। आणविक द्रव्यमान पूछे तो एएमयू लगाना है, और अगर मोलर द्रव्यमान पूछे तो आपको ग्राम लगाना है, ठीक है। CO2 क्या आ जाए 12, 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो 16 × 2 16 दूनी 32 और 12 यह आ जाएगा 44, 44 AMU। इसी तरह कार मैथिन का बोले तो 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 1 × 4, 1 × 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 12 और 4 16 AMU, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है, ओके। तो अगर आपसे यहाँ पर मोलर मास पूछा है, मोलर द्रव्यमान पूछा है, तो आप इजीली यहाँ पर AMU की जगह ग्राम लगा दीजिए। 18 ग्राम, 44 ग्राम, 16 ग्राम, तो आपका मोलर मास आ जाएगा। आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो AMU लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.1 सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.2 मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.2, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of different element present in sodium sulfide Na2SO4। आपका क्वेश्चन है, देखो हिंदी बोल रहा हूँ, Na2SO4 का मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है प्रत्येक तत्व का, ईच एलिमेंट का। इसके अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका आपको मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मास परसेंटेज का मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। सोडियम का निकालना है, सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। दिस इज द सोडियम सल्फेट, है ना।
तो सोडियम सल्फेट में आपको सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, कैसे निकालते हैं मोलर मास? देखिए मैं आंसर कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले इस पूरे का टोटल मोलर मास निकालेंगे। सोडियम का 23 होता है, तो ये 23, कितने सोडियम है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, फिर प्लस। अब सल्फर की बारी। सल्फर का 32 होता है और एक ही सल्फर है इसलिए 32 ही आएगा। फिर प्लस। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे क्योंकि ये 4 है हमारे पास। तो देखते हैं कितना आता है। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46, 32 एंड 64। और जब इन सबको सम करेंगे तो 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा, 1 आएगी रिमेनिंग, 6 3 9 9 4 9 4 13 और 1 14 यानी कि 142। अब मुझे मोलर मास निकालना है, अपन मोलर मास क्या निकाल रहे हैं इसका? अभी तो मोलर मास। तो कितना निकला मोलर मास? 142 ग्राम। ओके, लेकिन अब मुझे निकालना है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। किसका? हर एक एलिमेंट का, प्रत्येक तत्व का। तो पहले सोडियम का निकालेंगे, तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, Na का मास परसेंटेज यानी कि सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? मैंने आपको सिखाया था कि जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं उसका द्रव्यमान बटा टोटल द्रव्यमान इनटू 100। ठीक है, तो सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम का कितना है बच्चों यहाँ पर? 46 डिवाइडेड बाय टोटल द्रव्यमान कितना निकला? 142 मल्टीप्लाई बाय 100। आपका जो भी आंसर आएगा XYZ आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। बच्चों ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और फिर आंसर लिखना है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ इनको ऐसे नहीं छोड़ेगा, अंडरस्टैंड? इसको सॉल्व करना ये आपके लिए है, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ सल्फर की बात करेंगे, सल्फर पे आ जाओ। सल्फर का कितना है यहाँ पर? 32 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका कितना है बच्चों? 64 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपका ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1.2। इसमें आपको हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज यानी कि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना था। इस तरह आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1.3 क्या कहता है? 1.3 आपका है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, यानी कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.3 में आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है, यानी कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और आणविक सूत्र को हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिसको मैंने टेबल से सॉल्व कराया था। आई थिंक ये तो आपको आ गया होगा, लेकिन यहाँ कई बच्चों की बुक में आयरन का आपको एटॉमिक मास गिवन नहीं है, तो सभी बच्चे आयरन का परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर 1.3 आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको आयरन का जो है वो आपको एटॉमिक मास लिख लेना है 55.85 AMU। 55.85 AMU ये आयरन का होता है, और ऑक्सीजन का तो हमें पता है, ऑक्सीजन का हम कितना लेते हैं? 16 AMU। ऑक्सीजन का 16 लेते हैं। आयरन का अब आपको याद रखना है, आइंदा आगे से जब भी आयरन आपका सामने आ जाए तो इसका एटॉमिक मास आपको AMU ध्यान रखना है। ठीक है, ये एटॉमिक मास है, अगर इसका मोलर मास पूछूं तो ग्राम लगा देना है, ये मैंने आपको पहले सिखा दिया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है आयरन, क्वेश्चन में आपको दिया गया है आयरन और ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मास परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 30.1% तो ऑक्सीजन है, ये तो है आपका 30.1%, और आयरन है आपका क्वेश्चन के अंदर 69.9%। ठीक है, ये दोनों आपके गिवन है। तो बच्चों मैंने आपको तरीका सिखाया था कि इसको कैसे करना है।
तो देखिए कैसे करते हैं इसको, टेबल बना के सॉल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी गिवन होता है 69.9%, उसमें उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करते हैं। तो 55.85 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 30.1 को डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो भी आपका डिवाइड करने पर आता है, इसका डिवाइड करने पर आता है ऑलमोस्ट 1.25 और इसका आता है 1.88, ठीक है। ये आपका डिवाइडेशन आ गया। अब 1.25 और 1.88 इन दोनों में से आपको सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू जो होती है उसको दोनों से डिवाइड करते हैं। तो छोटी वैल्यू 1.25 है, ठीक है। अब इस 1.25 को हम 1.25 से ही डिवाइड करेंगे, क्यों? इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.25, ठीक है। तो हमने कॉमन ले ली। अब उसका डिवाइडेशन लगाना है इन दोनों में। तो इसके अंदर भी 1.25 को उससे डिवाइड करेंगे और इसको भी 1.25 से डिवाइड करेंगे। तो 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, हमारी छोटी वैल्यू हमने सेलेक्ट करी क्या थी? 1.25, ठीक है। तो जो भी हमारी सबसे छोटी वैल्यू आती है उसका डिवाइडेशन हम जो भी गिवन वैल्यू होती है उनमें लगा देते हैं। ये डिवाइडेशन लगा दिया, भाग लगा दिया। तो अब यहाँ से आपको मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा ऑलमोस्ट 1.5 मिलेगा, ठीक है। आप करके देखना। अब बच्चों आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा, ये इन दोनों वैल्यू को हम एक सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे रेशो में? या तो यहाँ पर एक सिंपल रेशो आ जाएगा और अगर नहीं आए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक सिंपल रेशो में। 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके, किसी भी एक सिंपल एक होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको एक सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे वो वैल्यू दोनों से इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 से इसको भी करना है और 2 से ही इसको करना है, यानी इसको 2 से और इसको 3 से, ऐसा नहीं करना है। वापस सुन लो, आपको कोई भी एक डिजिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो डिजिट सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर इसको भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। अगर मैं इसको 3 से करूँ तो इसको भी 3 से करो, अगर मैं इसको 4 से करूँ तो इसको भी 4 से करो। स्टार्ट हमेशा शुरू से करना है, ऐसा नहीं डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं। स्टार्ट 2 से करना है, 2 से करो, 2 से नहीं हो रहा 3 से करो, इस तरह। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 3 आया। तो एक कंप्लीट नंबर आ गया, वो 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, यानी कि मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा आपका। देखो आयरन 2 है Fe2 और ऑक्सीजन 3 है O3। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया बच्चों Fe2O3। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछूं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे मोलर मास की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मोलर मास की। तो क्वेश्चन में आपको या तो मोलर मास गिवन होगा, और अगर मोलर मास गिवन नहीं है इट मींस आपको मान के चलना है कि मोलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास जो है वो इक्वल है। समझ गए? तो चलो मैं इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल कर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में केवल आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है, क्वेश्चन में केवल आपसे मूलानुपाती सूत्र पूछा है। अगर आपसे अणुसूत्र पूछ ले यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले तो आपको मोलर मास गिवन होगा, ठीक है। गिवन नहीं है तो इसका जो मास निकलेगा वही आपका मोलर मास के बराबर होगा। चलो मैं समझा देता हूँ दोबारा। देखो इसका मास निकालो पहले। तो मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। आयरन का 55.85 इंटू 2, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3 करेंगे तो 48। तो कितना आ गया? 2 5 10 है ना, और 2 8 16 और 1 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11 प्लस 48, दोनों को जोड़ो आप, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 159.70। ये आपका मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है बच्चों। ये आपका मास ऑफ एम्पिरिकल यानी कि मूलानुपाती सूत्र बाहर आ गया आपका
159.70 ग्राम। अब हमें इस क्वेश्चन में मान लो मैं नहीं दूं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास नहीं दूं, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए यानी कि अणुसूत्र निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मूलानुपाती सूत्र को, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र को n से मल्टीप्लाई करना होता है और n बराबर हम जानते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो चलो मोलर मास अब मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मान के चलो मुझे इस क्वेश्चन में मोलर मास गिवन नहीं है, या तो गिवन होगा और नहीं होगा तो क्या करें, तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास आया है इसी को आप मोलर मास मानोगे, ठीक है, ओके। तो आप 1.59.7 और एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास भी कितना आया 1.59.7 और इससे ये कट जाएगा यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर कितना आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला Fe2O3 into 1 करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र आ गया Fe2O3। तो अणुसूत्र भी यही रहेगा और मूलानुपाती सूत्र भी यही रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा, अंडरस्टैंड। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर गिवन होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 की, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.4। ये वाला क्वेश्चन आपके इसी बुक में एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.8, एग्जाम्पल नंबर 1.8 सेम बिल्कुल यही है, उसमें आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है, बिल्कुल सेम यही दिया गया है, मैं आपको वो भी करवा दूंगा, सेम यही है, कोई चेंज नहीं है, बस इस क्वेश्चन के अंदर यहां तक पूछा था और उस क्वेश्चन में 1.8 में यहां तक पूछा है, अंडरस्टैंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 1.4। क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात कीजिए जब पहला 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, कि 1 मोल कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने पर कितना आपका मतलब 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और क्वेश्चन नंबर इसी का 1.4 का तीसरा है 2 मोल ऑफ कार्बन एयर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि कार्बन के 2 मोल को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तब क्या होगा, ठीक है ना, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ये 3 क्वेश्चन है 1.4 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1.4 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है कि 1 मोल कार्बन से, ठीक है ना, आपको कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ CO2 हमको निकालना है, प्रोडक्शन ऑफ CO2। अब सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूं, देखो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, दहन करते हैं, तो आपके पास CO2 बनता है, ये आपके पास रिएक्शन होगी, कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 बनता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मिति गुणांक के अनुसार अगर मैं देखूं तो 1 मोल से इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है और इसका 1 मोल बनता है, एम आई राइट और रॉन्ग, इसके 1 मोल इट मींस 12 ग्राम
इसका 1 मोल इट मींस 32 ग्राम। अरे ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा 1 मोल का, और इसका 1 मोल इट मींस 44 ग्राम। ठीक है, ये है रस समीकरण मिति के अनुसार, रस समीकरण मिति के अनुसार, हिंदी में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है और इसका 1 मोल बनता है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। पहला क्वेश्चन 1.4 का फर्स्ट, जब मैं 1 मोल कार्बन को बर्न करूं एयर की प्रेजेंस में, 1 मोल कार्बन को वायु की उपस्थिति में जब मैं जलाऊं, 1 मोल कार्बन को, क्वेश्चन कह रहा है ये 1 मोल कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाऊं, एयर की प्रेजेंस में जलाऊं, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखो 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बनता है, और 1 मोल CO2 का अमाउंट कितना होता है 44 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति के अनुसार, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन एयर, जब 1 मोल कार्बन को एयर के ऊपर प्रेजेंस में जलाते हैं, देन प्रोड्यूस तो कितना 44 ग्राम ऑफ CO2। तो कितना ग्राम CO2 निकलता है 44 ग्राम। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी से होगा सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका 1 मोल बनता है। अब सोचो, यानी कि 32 ग्राम की बात कर रहे हैं अपन, अगर मैं इसकी जगह 16 ग्राम ले लूं, कितना ले लूं 16 ग्राम। अब क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, गिवन मास ऑफ O2 कितना है, बोलो जल्दी बोलो, 16 ग्राम। क्वेश्चन में 16 ग्राम गिवन है, और इसका तो अभी भी 1 ही मोल है, लेकिन इसका कितना है 16 ग्राम है। तो बच्चों जब इसका 16 है, इट मींस तो मोल्स ऑफ O2 इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में O2 के कितने मोल्स हैं 32 ग्राम, सॉरी गिवन मास 16 ग्राम अपॉन मोलर मास 32 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.5 मोल, हाफ मोल। तो जब इसका हाफ मोल है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके हाफ मोल से कितना बनेगा हाफ मोल। देन फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज, फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना होगा 0.5 मोल। बोलो यस और नो। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। अब मैं इसी को देखूंगा, इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑक्सीजन से पूछा है उसने, है ना। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो बच्चों इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1.5, इसका 0.5 से इसका भी 0.5 बनेगा, और 0.5 मोल का यानी कि आधे मोल का, 1 मोल का 44 होता है, तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा बोलो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 1/2 मोल, एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज कितना होता है 44 ग्राम। 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है 44 ग्राम, तो आधे मोल का कितना होगा, देन हाफ मोल ऑफ CO2 मास ऑफ, देन मास ऑफ हाफ मोल ऑफ CO2, तो आधे मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा इज 44 इंटू 1/2 यानी कि 22 ग्राम। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 22 ग्राम। अब इसी का थर्ड देखो, वापस सुनेंगे। इस क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि सर आपने O2 को ही यूज क्यों किया, जबकि हमको क्वेश्चन में मोल से ये कार्बन भी तो गिवन है। देखो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग दोनों का 1 मोल गिवन है, यानी कि इसका 1 मोल इसका 1 मोल, ठीक है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में, प्रश्न में एक ज्यादा दे दिया एक कम दे दिया, तो कम वाला जब दोनों के मोल इक्वल हैं और इक्वली बन रहा है, तो यहाँ पर दोनों के मोल इक्वल हैं, और आपको जब क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्वेश्चन के अंदर कहा कि भाई ऑक्सीजन तो 16 ग्राम है ना, और आपको क्वेश्चन के अंदर इसका 1 मोल दिया है, तो इसका 1 मोल और ऑक्सीजन का 16 ग्राम का मतलब हाफ मोल, ऑक्सीजन का हाफ दे दिया, इसका 1 दे दिया क्वेश्चन में।
तो अब अगर आप गौर से देखो तो क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मोल कम दिया हुआ है, जबकि स्टोइकियोमेट्री दोनों की इक्वल है। तो जो कम दिया गया है वो हमारा एलआर होगा। क्या होगा? एलआर। या फिर मैं इस तरह से इसको ले लूं, आप सोच रहे होंगे सर आप एलआर तो आपने तरीका सिखाया था, उस तरीके से बताइए, तो मैं उस तरीके से भी आपको दिखा देता हूं। ये तो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 1 1, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको इसका दिया 1 मोल, ये क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड की, और इसका दिया था आपको 16 ग्राम। तो 16 ग्राम को जब मैं 32 ग्राम से डिवाइड करता हूं तो आपका निकलता है 0.5 मोल, यानी कि हाफ मोल, या मैं कह सकता हूं 1/2 मोल। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन के मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 0.5 मोल है। इनको इनके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करूं, ये लो, तो कितना आएगा? इसका 1 ही आएगा, और इसका कितना आएगा? 0.5। तो कम कौन है? ये। तो जो कम होगा वही हमारा एलआर होगा। इसीलिए फिर क्वेश्चन को, यानी कि CO2 का उत्पादन मैं किसके आधार पर निकालूंगा? एलआर के आधार पर। तो अब आपका एलआर कौन है? O2, ठीक है। तो O2 अब देखो 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो आधा मोल से आधा मोल बनेगा। ये देखो हाफ मोल से हाफ मोल बनेगा। 1 मोल का 44 होता है, तो हाफ मोल का कितना आ जाएगा? 22 ग्राम। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आंसर थर्ड क्या है आपका? थर्ड में आपको दिया गया है कि आपका कार्बन 2 मोल है। वापस देखेंगे फिर से, इसी का थर्ड बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1.4 का थर्ड आपको दिया हुआ है कार्बन के 2 मोल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें तो इसके तो दिए गए हैं 2 मोल, ठीक है, और ये दिया गया है 16 ग्राम, ठीक है। अब आपको CO2 निकालनी है, तो सबसे पहले मैं वही एलआर फाइंड करूं। वापस इसका 2 मोल है, इसका 16 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करूं, 32 से भाग देकर वापस कितना आएगा? 0.5 ही आएगा। अब इनके स्टोइकियोमेट्री से भाग लगाऊं, 2/1, 0.51। कम कौन है? अभी भी यही आएगा। तो इसका मतलब एलआर अभी भी कौन है? तीसरे में भी। अब मैं थर्ड कर रहा हूं ये, तो इसके थर्ड में अगर हम देखें तो भी एलआर कौन है? ऑक्सीजन। तो अभी भी आपको CO2 किसके अकॉर्डिंग निकालना है? ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग निकालना है। तो ऑक्सीजन आपको 16 ग्राम गिवन है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम आपका CO2 बनेगा? तो बताइए, आधा मोल ही बनेगा। तो इसके आधे मोल का द्रव्यमास यानी कि द्रव्यमान कितना होता है? 22 ग्राम। तो अभी भी आंसर कितना आ जाएगा? हाफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22 ग्राम। ओके, लैंग्वेज बनाकर आपको करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1.4 के 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। तो आपको हमेशा ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर एलआर से निकालना है। देखिए, जो एलआर होता है उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद उसी के अनुसार बनता है। इसलिए एलआर को देखो, उसकी स्टोइकियोमेट्री से ही उत्पाद बनाओ। 1 मोल से 1 मोल बनता है एलआर, तो 2 मोल से, अगर एलआर के 1 मोल से उत्पाद 1 मोल बनता है तो उत्पाद एलआर के 2 मोल से भी उत्पाद 2 मोल बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। 1.4 के बाद अगला क्वेश्चन आता है 1.5, ठीक है। 1.5 क्या कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, यानी कि हमें निकालना है सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान। मास ऑफ सोडियम एसीटेट Na, सोडियम एसीटेट होता है, इस तरह से पूरा लिख देता हूं फॉर्मूला, CH3COONA, दिस इज द सोडियम एसीटेट। इसका मास हमें निकालना है, द्रव्यमान हमें निकालना है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। टू मेक 500 ml ऑफ, यानी कि विलियन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आयतन दे दिया हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे दिया? 500 ml। विलियन का आयतन 500 ml हमें बनाना है, और इसका कितना द्रव्यमान हमें लेना पड़ेगा? विलियन की मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी गई है। कितनी दी गई है? द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.375 मोलर। मैंने बोला था इस मोलर का मतलब मोल प्रति पर लीटर होता है, यह आपको मोलरिटी दे दी है। ओके,
अब आपको क्या निकालना है, देखो मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट। क्वेश्चन के अंदर इस सोडियम एसीटेट का मोलर मास भी दिया गया है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट इसका नाम है सोडियम एसीटेट। इसका मोलर मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 82.0245। अब हिंदी मीडियम वालों के अगर क्वेश्चन में कुछ चीज दी नहीं है तो लिख लेना। आपसे पूछा गया है सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान, आपको दिया गया है आयतन विलयन का, आपको दी गई है मोलरता विलयन की, आपको दिया गया है मोलर द्रव्यमान विलय का। दिस इज द विलय, ये विलय है यानी कि सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मोलरिटी की, क्योंकि यहाँ पर मोलरिटी की बात हुई है। तो मोलरिटी बराबर मैंने आपको बताया था मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ये फॉर्मूला मैंने सबको बताया था। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। देखो मास ऑफ सोडियम एसीटेट, इसको मैं लिख सकता हूं WB, ये मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूं V, गिवन है ml में। और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल M, ये रहा। मोलर मास को लिख सकते हैं अपन MB। तो ये सारी चीज आपको गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं। M की वैल्यू 0.375 इज इक्वल टू WB की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसलिए ऐसे कैसे लिख दिया, 1000 की जगह 1000। ओके, अब MB क्या है आपके पास 82.0245 इनटू, उसके बाद V है आपके पास 500 MB। अब आपको ये पूरा सॉल्व कर लेना है और यहां से आपको WB की वैल्यू निकालनी है। 500 से 1000 कट जाएगा 2 बार, इधर आपका 2 यानी कि WB बराबर आ जाएगा 0.375 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 नीचे जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इनटू 82.0245 आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आएगा वो आएगा ग्राम में, ठीक है, जो भी आंसर आपका आएगा सोल्व करने के बाद वो आएगा ग्राम में। ये क्वेश्चन आपका 1.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6, हिंदी मीडियम वाले इनको हिंदी में लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलयन का आयतन, इस तरीके से, ठीक है ना, विलयन की मोलरता। और शायद सारे बच्चे 10th पास करके आए हैं, तो ये सॉल्यूशन, मास, ये इतनी सी जो टर्म्स हैं वो तो आई थिंक सबको आती होंगी। क्वेश्चन नंबर 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। देखो नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता मोल पर लीटर में निकालनी है। मोल पर लीटर, व्हाट इज मोल पर लीटर, मोलेरिटी। मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलेरिटी, मोलरता ना आपको निकालनी है। तो आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है मोलरता, यानी कि कैपिटल M आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। आगे विच हैज ए डेंसिटी, जो यहाँ पर आपको विलयन की डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है 1.41 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ठीक है, क्या है 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। ये डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब D, ये आपको D गिवन है, ओके। आगे क्वेश्चन की बात करें, एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि HNO3 का मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ऑफ मास परसेंटेज ऑफ HNO3 ये दे रखा है 69%, ओके। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये मीन्स बताता हूं। देखो मोलरिटी निकालनी है, मुझे कुछ नहीं दिया गया, केवल यही चीज क्वेश्चन के अंदर मेरे पास गिवन है। बच्चों अपने आप में ये दोनों बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस मास परसेंटेज की बात करूंगा कि ये मास परसेंटेज होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा परसेंटेज 69, किसका,
HNO3 का 100। तो ये 69% का मतलब सुनेंगे, परसेंट का मतलब होता है 100, 100, ठीक है ना। अब ये जो आगे वैल्यू है देखो 69, जो भी वैल्यू आगे दी होनी चाहिए 69 ग्राम, उसको लिखो क्या, ग्राम लिखो, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, मास। द्रव्यमान ग्राम में आता है, द्रव्यमान ग्राम में आता है, मास ग्राम में आता है, तो मास परसेंटेज दिया हुआ है तो ग्राम लिखेंगे। तो 69 ग्राम ऑफ HNO3 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 69% मास परसेंटेज 69 है, तो इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत अगर 69 है तो इसका मतलब क्या, द्रव्यमान प्रतिशत 69 है तो इसका मतलब होता है कि 69 ग्राम HNO3 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। कितने ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 69 ग्राम HNO3 उपस्थित है। यानी कि आपके पास HNO3 का द्रव्यमान कितना गया, 60 ग्राम, विलियन का द्रव्यमान कितना गया, 100 ग्राम। तो यहां से दो चीज निकली, एक तो मास ऑफ HNO3 और एक निकला मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं दोनों चीज लिख रहा हूं, सो दैट मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 69 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। यहां से दो चीजें निकली है, ठीक है। अब एक चीज सुनिए, अब इसके बाद मुझे पहले मोलर मास निकालना है HNO2 का। तो मोलर मास, ये तो हमें निकालना ही पड़ता है, मोलर मास ऑफ HNO3 कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन HNO3 है 16 3 48 48, टोटल करो इसको, टोटल करोगे तो 14 और 1 15 या 5 8 और 5 13 और 4 और 1 5 और 1 6 63 ग्राम, ठीक है। कितना निकला बच्चों, 63 ग्राम, ये मोलर मास। तो मोल्स ऑफ HNO3, अब मैं मोल्स निकाल लूं, मोल्स ऑफ HNO3 क्या निकालना है अपन, मोल निकालने, मोल, क्योंकि मुझे मोलरिटी के लिए मोल की जरूरत पड़ती है। तो मोल्स ऑफ HNO3 निकालो, मोल कितने मोल आएंगे, गिवन मास 69 ग्राम अपॉन मोलर मास 63 ग्राम। यहां से आपके पास मोल आ जाएंगे, यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल, ठीक है, पक्का। आ जाइए, मुझे मोलरिटी के लिए दो चीज चाहिए। देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आएगा तो ऊपर क्या लगा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लीटर में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई बच्चों, अब मुझे एक चीज तो मिल गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आ गए, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए अब आ जाओ डेंसिटी पर। तो चूंकि D इज इक्वल टू होता है m/v। अब मुझे मास दे रखा है सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो क्या मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V कैसे निकालेंगे, यानी कि V बराबर हो जाएगा, बोलो, m/d। m मास किसका, सॉल्यूशन का, कहां है सॉल्यूशन का मास, मैंने लिखा था, ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन, ठीक है, डेंसिटी D की वैल्यू कितनी है, 1.41, ये भी ग्राम और ये ग्राम पर ml, ठीक है ना। तो ग्राम पर ml है, ml कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका ml में आ जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, देखो यहां से वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, यहां से मोल आ गए सॉल्यूशन के, मोल यहां रखना, वॉल्यूम यहां रखना, 1000 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से मान लो x आए आंसर, और यहां से मान लो y आ गया, जो भी आया आपका, यहां से y ml आ गया, तो x को यहां रखना, y को यहां रखना, 1000 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 1.7।
सॉल्व आपको करना है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। ओके, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इनको पूरा ही करें, अधूरा जैसे जैसे नहीं छोड़े कॉपी में। कैलकुलेशन करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन की, और दिमाग भी खुलता है कैलकुलेशन से। ठीक है, समय का अभाव है इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1.7 हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसमें आपको कॉपर निकालना है कि कितना इससे कॉपर आपको ऑब्टेन होगा। कॉपर का एटॉमिक मास आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको अगर नहीं दिया गया तो लिख लेना। कॉपर का एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, और नहीं दिया हो तो आप याद कर लेना 63.5 AMU। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, देखो हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं, मास परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज के अंदर क्या होता है, 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट, 100 ग्राम में प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज। ठीक है, तो एक तरीके से ये मास परसेंटेज ही है, अंडरस्टैंड। बस आपका आंसर जहां परसेंटेज में आ रहा था वहां ग्राम लगा देंगे, इतना सा है। तो हमें कॉपर सल्फेट की बात करें, सबसे पहले मोलर मास या टोटल मास ऑफ कॉपर सल्फेट, टोटल मास ऑफ कॉपर सल्फेट बताइए कितना आ जाएगा। कॉपर 63.5 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आपके पास इसका जब टोटल करोगे तो 159.5। ओके, ये आपके आ गया ग्राम, ओके, पर मोल। तो कितना आ गया 63.5, 32 प्लस 64। ओके, ये टोटल कॉपर का आ गया। अब मुझे केवल कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, देखो 63.5 कॉपर का मास ग्राम में डिवाइडेड बाय टोटल मास 155.9 ग्राम इनटू 100। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो ध्यान रखो परसेंटेज में मत बोलना, उसको हम ग्राम में बोलेंगे, क्योंकि हम मास परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, इसमें 100 ग्राम बोला है। अगर इसको मैं परसेंटेज लिख दूं 100% कॉपर में से कितना कॉपर, तब आप यहाँ परसेंटेज लिखते हैं, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में लिख देना। आपका आ जाएगा अप्रोक्स 39.81 ग्राम। ओके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.7 था। ठीक है, 1.7। अब क्वेश्चन नंबर 1.8 देखो। 1.8 में आपको मैंने पहले ही करा दिया, बिल्कुल आयरन ऑक्साइड वाला है, वही करना है। उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देना है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नो चेंज। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1.3 था उसमें आपका मूलानुपाती सूत्र यानी कि इंपिरिकल फॉर्मूला पूछा था, और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। इसलिए 1.8 में आपको जो इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देना n से, और n निकालने के लिए हम जानते हैं मोलर मास बटा इंपिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर द्रव्यमान को इंपिरिकल फॉर्मूले के द्रव्यमान से भाग लगा दो, n आ जाएंगे। n को फिर इंपिरिकल फॉर्मूला Fe2O3 निकला था, इससे मल्टीप्लाई कर देना, n की वैल्यू 1 आएगी आपके, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों सेम थे, दोनों सेम है ये, तो n की वैल्यू 1 आएगी। और आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना, अणुसूत्र, वो भी यही आ जाएगा। ठीक है, ये 1.8 हो गया। अब 1.9 क्वेश्चन नंबर 1.9 देखिए। 1.9 के अंदर बड़ा ही इजी है। आपको क्लोरीन के दो आइसोटोप दे रखे हैं, दो समस्थानिक दे रखे हैं, तो समस्थानिकों का आपको परसेंटेज दे रखा है और साथ में इनका मोलर मास दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूं जब भी एवरेज मास निकालना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.9 देखो, एक तरफ तो दे रखा है आपको परसेंटेज, है ना, एक तरफ दे रखा है आपको मोलर मास। ठीक है, तो इनके परसेंटेज को, जो भी आपका परसेंटेज दिया गया है, आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना, औसत निकालना है, औसत एवरेज निकालना है।
ठीक है। तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है उसके मोलर मास से, ठीक है। जो भी यहां दिया गया है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। मैं वैल्यू लिख देता हूं, जैसे क्लोरीन पूरा ही कर देता हूं मैं, मोलर मास, ठीक है। एक है क्लोरीन, क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37, है ना। और दोनों का दे रखा है आपको, इसका दे रखा है 75.77 और इसका दे रखा है 24.33 और इनके जो है मोलर मास आपको दे रखे हैं 34.9689 और दूसरा दे रखा है 36.9659, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को सम कर दो, प्लस, है ना, परसेंटेज इनटू मोलर मास, वापस परसेंटेज इनटू मोलर मास, और जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपके पास एवरेज आ जाएगा क्लोरीन का, और ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी इन दोनों से आंसर निकलेगा वो आपके पास निकलेगा ऑलमोस्ट 35.4527। इसीलिए हम क्लोरीन का जो मोलर मास बोलते हैं वो लिखते हैं 35.5, ध्यान रखना है, ये एवरेज मास होता है। तो ये आपका 1.9 है। क्वेश्चन नंबर 1.10, क्वेश्चन नंबर 1.10, के अंदर इन द 3 मोल्स ऑफ C2H6 आपको 3 मोल्स दे रखे हैं, 3 मोल ऑफ एथेन C2H6 दे रखे हैं। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, इसके अंदर आपको पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, पहला कार्बन के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है। तो देखो एक मोल के अंदर अगर हम बात करें तो 2 कार्बन है, 2 मोल कार्बन है, बोलो यस और नो। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 × 3 बराबर 6 मोल, ओके। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो एक मोल के अंदर 6 है, तो 3 के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 × 3 18 मोल। और थर्ड वाला है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन, मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो 1 मोल के अंदर कितना होता है, 6.023 × 10⁻23, इतने नंबर होते हैं। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर। देन स्टूडेंट्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।